हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। साख साख किसे कहते हैं? साख वह स्थिति है जब हमें बैंकों से, सहकारी समितियों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए या मकान, भवन कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अपने पास जो रकम रखी है उसे उपयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर हम कई बार ऋण भी लेते हैं। यह ऋण जो है अपने परिचित से हो सकता है, स्वजन, व्यापारी या साहूकार किसी से भी ले सकते हैं, और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भी, बैंक से भी हम यह उधार प्राप्त कर सकते हैं। बैंक व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएं हमारी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें ऋण प्रदान करती हैं और यह ऋण हमें ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। कई बार व्यापारियों को पैसे चुकाने के समय देते हैं या सामान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इन सभी ऋण या ऋण जैसी परिस्थितियों को ही हम साख कहते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर सपना जो है एक छोटी सी किसान है, 3 एकड़ की जमीन है और उसमें वह मूंगफली की फसल उगाती है। सपना ने अपने साहूकार से कर्ज लेती है और कर्ज लेकर के मूंगफली की फसल उगाती है, किंतु प्राकृतिक कारणों से उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं। कीटनाशकों का भी वो उपयोग करती है, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है और उसकी मूंगफली की फसल जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है। इस प्रकार वह अपनी फसल को खराब हो जाने के कारण उसे कुछ भी मुनाफा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि फसल बिक ही नहीं पाती है बाजार में, और वह अपना कर्ज जो है वह साहूकार को लौटा नहीं पाती है। ऐसी ही स्थिति में दोबारा वह साहूकार से कर्ज लेकर के फिर से फसल उगाती है, किंतु इस साल जो है फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। सामान्य फसल होने के कारण वहां पर साहूकार को वह इतनी कमाई नहीं हो सकती उस फसल से कि वह साहूकार का कर्ज उतार सके। ऐसी स्थिति में उसे अपना कर्ज उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने खेत का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। कुछ हिस्सा जमीन का बेच करके वह साहूकार का कर्ज उतारती है। ऐसे ही कई छोटे किसान हैं जो कि अपने आप को कर्ज लेते हैं और कर्ज पर कर्ज लेते चले जाते हैं, और इस प्रकार वह कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं। यही स्थिति सपना की भी थी और इसे हम आम भाषा में कर्ज जाल कहते हैं। सपना की रकम बहुत छोटी थी, लेकिन कर्ज के ऊपर ब्याज और दोबारा कर्ज लेने के कारण उसकी रकम जो है बहुत बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से ऋण की कुछ शर्तें भी होती हैं जो कि हम बैंकों से लेते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां जो है बैंकों में भी हो सकती है। ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए हमें ऋण की शर्तों को भी समझना होगा। प्रत्येक ऋण पर अलग अलग ब्याज दर निश्चित की जाती है। मकान बनवा रहे हैं तो उसके लिए हम लोन ले रहे हैं या ऋण ले रहे हैं तो उसकी ब्याज दर अलग अलग होती है। हर ऋण पर ब्याज दर जो है निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज है ना गिरवी रखने की मांग भी कर सकता है, जैसे भूमि है, इमारत है, गाड़ी है, पशु है, बैंक की पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। जब तक कि वह ऋण जो लिया गया है, चाहे संस्थागत साख में हो चाहे गैर संस्थागत साख हो। आगे मैं आपको समझाती हूँ गैर संस्थागत और संस्थागत साख किसे कहते हैं। तब तक यह वस्तुएं जो हैं कर्जदाता के पास गिरवी रहती हैं। आपके कर्ज की रकम के भुगतान के पश्चात यह वापस आपको मिल जाता है। संस्थागत साख का अर्थ है बैंक, सहकारी समितियां जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, उनके द्वारा साख या ऋण प्राप्त करना। और गैर संस्थागत ऋण का अर्थ है
साहूकारों से, अपने रिश्तेदारों से, जमींदारों से कर्ज लेना जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस कारण इन्हें गैर संस्थागत साख कहते हैं। उपरोक्त तथ्यों में ध्यान रखकर हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख जैसे बैंकों, सोसाइटी आदि में ऋण की जो शर्तें हैं सरल हैं, कम ब्याज हैं और ग्राहकों के अनुकूल होती हैं। जैसे कि हमने कक्षा 9th में पढ़ा था, किसान जो है व्यवसायी, छोटे व्यवसायी, कामगारों या जरूरतमंदों को सस्ते ऋण की उपलब्धता कराने के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करती है, साथ ही उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करने की कोशिश करती है। क्या है? संस्थागत साख में ऋण की शर्तें जो हैं सरल हैं, ब्याज भी कम है, ग्राहकों के अनुकूल भी है, किंतु इसमें कागजी कार्यवाही अधिक होती है और समय लगता है। इस कारण यदि तुरंत हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम ऋण क्या करते हैं? गैर संस्थागत तरीकों से प्राप्त करते हैं। साहूकारों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जमींदारों से, इस प्रकार से ऋण प्राप्त करते हैं। इनके ब्याज की दर अधिक होती है और कई बार इनकी ब्याज की दर इतनी होती है कि कर्जदार जो है वह ऋण अदा करने में असमर्थ होता है। यदि कर्जदार ने भूमि या इमारत, गाड़ी, कुछ भी हम गिरवी रखते हैं तो यह गिरवी तब तक होता है जब तक कि हमने अपने ऋण की अदायगी नहीं की है, ऋण अपना पूरा नहीं पटा दिया है या वापस नहीं कर दिया है। मान लीजिए किसी कारणवश हम इस ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह ऋणदाता को अधिकार होता है कि वह उनके पास रखी हुई वस्तुओं को बेचकर अपने रकम की वसूली कर सकें या अपनी रकम प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से यह शर्तें हैं ऋण की, और जब तक इन शर्तों को हम नहीं समझते हैं तब तक ऋण लेने से दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।